हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स और नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रोस्टेट्स फॉर अ फ्री पार्टिकल इन द एनर्जी रेंज फ्रॉम 0 to E इन 3 डायमेंशंस। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स और नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रोस्टेट्स फॉर अ फ्री पार्टिकल इन द एनर्जी इंटरवल E to E plus DE इन 3 डायमेंशंस। और ये क्वेश्चन सिंपली आपको ऐसे भी आ सकता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स इन द एनर्जी इंटरवल E to E plus DE। यहाँ पर 3 डायमेंशन का मतलब ये है कि पार्टिकल जो है वो 3 डायमेंशंस में मींस x y z डायरेक्शंस में मूव करने के लिए यहाँ पर फ्री रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप किसी फ्री पार्टिकल की डायनेमिक स्टेट को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आपको टोटल 6 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, और उन 6 कोऑर्डिनेट्स में से 3 तो होंगे हमारे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जिनको हम डिनोट करेंगे x y z से, और 3 होंगे हमारे मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे px py एंड pz से। तो इन 6 कोऑर्डिनेट की हेल्प से आप किसी भी फ्री पार्टिकल की डायनामिक स्टेट को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, और इन 6 कोऑर्डिनेट्स को मिलाकर जो हमारे पास एक 6 डायमेंशनल स्पेस तैयार होगा, दैट स्पेस विल बी नोन एज फेज स्पेस। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट जो है वो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, और इन 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को मिला के बनता है हमारे पास पोजीशन स्पेस। और ये 3 कोऑर्डिनेट जो हैं px py pz, ये 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हैं, और इन 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को मिला के बनता है हमारे पास मोमेंटम स्पेस। तो पोजीशन स्पेस में अगर हम मोमेंटम स्पेस ऐड कर दें तो हमारे पास जो एक 6 डायमेंशनल स्पेस तैयार होगा, दैट विल बी नोन एज फेज स्पेस। मींस फेज स्पेस जो होता है वो होता है हमारे पास पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स कैलकुलेट करनी है, मींस नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट करनी है फ्री पार्टिकल के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, टोटल वॉल्यूम निकालना होगा फेज स्पेस का फॉर फ्री पार्टिकल, और उसके बाद हमें निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ 1 फेज स्पेस सेल, वॉल्यूम ऑफ 1 फेज स्पेस सेल। एक 6 डायमेंशनल फेज स्पेस को हम बहुत सारे स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट को हम बोलते हैं फेज स्पेस सेल। तो पहले आपको क्या करना है, पूरे फेज स्पेस का वॉल्यूम निकालना है, फिर 1 फेज स्पेस सेल का मींस एक छोटे से स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम निकालना है, फिर इसे हमने डिवाइड कर देना है, मींस टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस को हमने वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेस सेल से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स। तो स्टूडेंट्स, यही आइडिया हम यहां पर लेके चलेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। A 6-dimensional space in which the state of a particle is specified by the set of 6 coordinates x, y, z, px, py, pz is called phase space। अगर आप किसी पार्टिकल की डायनामिक स्टेट को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आपको 6 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। 3 होंगे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y, z, और 3 होंगे हमारे पास मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स px, py, pz, और ये जो 6 कोऑर्डिनेट्स का सेट होगा ये हमारे पास एक 6 डायमेंशनल स्पेस बनाएगा जिसे हम बोलते हैं फेज स्पेस। फेज स्पेस इज इक्वल टू पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है वो पोजीशन स्पेस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और ये जो 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स है पी एक्स पी वाई पी जेड ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे मोमेंटम स्पेस, और पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस जो हमारा 6 डायमेंशनल स्पेस बनेगा दैट विल बी नोन एज फेज स्पेस।
टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्री पार्टिकल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम फ्री पार्टिकल की टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो वो होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए स्टूडेंट्स, फ्री पार्टिकल जो है वो तीनों डायमेंशंस में मूव करने के लिए फ्री रहेगा, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी फ्री पार्टिकल की वो 0 रहेगी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो होगी हमारे पास हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह आप हाफ mv स्क्वायर लिख देंगे और पोटेंशियल एनर्जी की जगह 0 लिख देंगे, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m से डिवाइड और m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ, एक m पहले से ही है, m से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया m स्क्वायर, v स्क्वायर नीचे m आ गया, और m स्क्वायर v स्क्वायर को हम ऐसे लिख देंगे mv का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी होता है हमारे पास लीनियर मोमेंटम p, तो mv की जगह हम p रख देंगे तो ये बन जाएगा p स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2me। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर p स्क्वायर क्या होगा, हमारा जो फ्री पार्टिकल है उसके 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हैं px, py, pz। px है मोमेंटम कोऑर्डिनेट अलोंग x डायरेक्शन, py है हमारे पास मोमेंटम कोऑर्डिनेट अलोंग y डायरेक्शन, और ये है हमारे पास मोमेंटम कोऑर्डिनेट अलोंग z डायरेक्शन। तो यहाँ पर p स्क्वायर क्या होगा, वो होगा हमारे पास px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये जो p होगा ये डिनोट करेगा मैक्सिमम मोमेंटम को, तो p स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर रख देंगे, इक्वल टू में हमारे पास 2me। और इस 2me को हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2me का होल स्क्वायर, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन किससे मैच हो रही है, ये इक्वेशन मैच हो रही है इक्वेशन ऑफ स्फीयर से, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये होता है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इक्वेशन 1 इज ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, जो कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है। तो हमारे पास जो मोमेंटम स्पेस होगा जो 3 कोऑर्डिनेट से मिला के बनेगा px, py, pz से, वो एक स्फीयर की फॉर्म में होगा जिसकी जो रेडियस होगी, अगर हम यहाँ पर रेडियस देखें तो यहाँ पर रेडियस r है और यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2m ही हो जाएगी। और ये स्क्वायर रूट 2m किसके बराबर होगा, तो अगर हम इस स्क्वायर को उधर ले जाएं तो p की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2m। तो हमारे पास जो मोमेंटम स्पेस रहेगा फ्री पार्टिकल के लिए वो एक स्फीयर की फॉर्म में होगा जिसकी रेडियस होगी स्क्वायर रूट 2m मींस p के बराबर होगी। तो अगर हम फ्री पार्टिकल के लिए मोमेंटम स्पेस ड्रॉ करें तो यहाँ पर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी वो क्या होंगी, हमारे पास वो होंगी px, py, pz, px, py, pz। और यहाँ पर जो मोमेंटम स्पेस बनेगा वो एक स्फीयर की फॉर्म में बनेगा जिसकी रेडियस जो होगी वो p होगी, और ये स्फीयर जो होगा वो ओरिजिन से पास होगा और ओरिजिन है हमारा यहाँ पर O। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस p। तो फ्री पार्टिकल के लिए जो मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम होगा वो इस स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा जिसकी रेडियस होगी p। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप जानते हैं कितना होता है, वो होता है 4/3 पाई r स्क्वायर r क्यूब। तो यहाँ पर रेडियस जो है वो p है तो r क्यूब की जगह हम p क्यूब लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन dpx, dpy, dpz से डिनोट करते हैं। ये जो है हमारे पास dpx, dpy, dpz ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इन मोमेंटम स्पेस। और अगर आप स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट का मोमेंटम स्पेस में इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें मिल जाता है वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, जो कि इक्वल टू निकल के आ गया है 4/3 पाई p क्यूब के, और ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। इन इक्वेशंस का आगे यूज करते हुए हम बाकी का काम प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स जो हमारा फेस स्पेस है वो हमारा 6 डायमेंशनल स्पेस है जिसके हमारे पास 6 कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y, z और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स px, py, pz। तो अगर हम उस 6 डायमेंशनल फेस स्पेस में एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर करें जिसे हम बोलते हैं फेस स्पेस सेल, तो उस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट का मींस फेस स्पेस सेल का वॉल्यूम कितना होगा, आइए वो देखते हैं। तो आप लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट दैट इज फेस स्पेस सेल इन फेस स्पेस इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 6 कोऑर्डिनेट्स थे। पहला कोऑर्डिनेट था x, क्योंकि हम यहाँ पर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ले रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे dx। दूसरा हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट था y, यहाँ पर हम स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ले रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा dy। और यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा पोजीशन कोऑर्डिनेट था वो था z, तो यहाँ पर आ जाएगा dz। पहला मोमेंटम कोऑर्डिनेट था px, तो यहाँ पर आ जाएगा dpx। दूसरा मोमेंटम कोऑर्डिनेट था py, तो यहाँ पर आ जाएगा dpy। और यहाँ पर
जो तीसरा मोमेंटम कोऑर्डिनेट था वो pz था, तो यहाँ पर आ जाएगा dpz। तो ये होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट दैट इज वन फेज स्पेस सेल इन फेज स्पेस। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस सेल इज इक्वल टू, कैसे इसको लिख सकते हैं, dx के साथ हम लिख देंगे dpx, dy के साथ हम लिख देंगे dpy और dz के साथ लिख देंगे हम dpz। अब dx इंटू dpx का प्रोडक्ट क्या होगा, dy इंटू dpy का प्रोडक्ट क्या होगा, dz इंटू dpz का प्रोडक्ट क्या होगा। dx रिप्रेजेंट कर रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, dpx रिप्रेजेंट कर रहा है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन। और हम जानते हैं किसी भी पार्टिकल के लिए जो प्रोडक्ट होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन लीनियर मोमेंटम का, वो h के बराबर होता है, एंड दैट प्रिंसिपल इज नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हमें ये कहता है कि हम एक समय पर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम जो है वो एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते। अगर आप पोजीशन को एक्यूरेसी के साथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, अगर आप मोमेंटम को एक्यूरेसी के साथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का प्रोडक्ट होगा वो h के बराबर होगा, h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो dx इंटू dpx हो जाएगा h, इसी तरह से dy इंटू dpy हो जाएगा h, और इसी तरह से dz इंटू dpz हो जाएगा h, और तीनों को मिला के मल्टीप्लाई करके हो जाएगा h क्यूब। ये होगी हमारी फिफ्थ इक्वेशन। तो अगर हमने टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है फेज स्पेस का, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट मींस फेज स्पेस सेल का वॉल्यूम पता है जो कि इतना है, तो अगर हम इस इक्वेशन 4 को इंटीग्रेट कर दें तो हमें पूरे फेज स्पेस का वॉल्यूम मिल जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 6 डेरिवेटिव्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमें 6 इंटीग्रेशन के साइन यहाँ पर यूज करने होंगे, और आप यहाँ पर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट दैट इज वॉल्यूम ऑफ वन फेज स्पेस सेल, जो कि है dx dy dz dpx dpy dpz। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटीग्रेशन में हम लिख देंगे dx dy dz, और यहाँ पर 3 इंटीग्रेशन में हम लिख देंगे dpx dpy dpz। dx dy dz क्या है, ये है हमारे पास स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इन पोजीशन स्पेस, और अगर आप स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इन पोजीशन स्पेस का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पूरे पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम मिल जाएगा, और पोजीशन स्पेस के पूरे वॉल्यूम को हम डिनोट करेंगे v से, और यह है हमारे पास मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू हमने थर्ड इक्वेशन में निकाली थी जो कि थी 4/3 पाई पी क्यूब, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 4/3 पाई पी क्यूब। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया फेज स्पेस का v इंटू 4/3 पाई पी क्यूब। ये हमारी 6th इक्वेशन होगी, जहां पर v है हमारे पास इंटीग्रेशन dx dy dz वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पोजीशन स्पेस। तो स्टूडेंट्स 6th इक्वेशन तक हम पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा काम और बचा है वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने एक फेज स्पेस सेल का वॉल्यूम भी निकाल लिया था जो कि h क्यूब निकल के आया था, जिसे हमने 5th इक्वेशन दिया था, और हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस भी निकाल लिया था जो कि निकल के आया था v इंटू 4/3 पाई पी क्यूब, इसे हमने 6th इक्वेशन दिया था। अब p की वैल्यू हमें पता है जो हमने सेकंड इक्वेशन में निकाली थी, यूजिंग 2 दैट इज p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2me इन 6 वी गेट। तो p की ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस इज इक्वल टू v इंटू 4/3 पाई, p की जगह हम रखेंगे स्क्वायर रूट 2me और ऊपर पावर 3 है तो पावर 3 लगा देंगे। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो यहाँ पर टोटल पावर हो जाएगी 3/2, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस हो गया 4/3 पाई v 2me की पावर 3/2। अब हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ फेज सेल्स दैट इज असेसिबल माइक्रोस्टेट्स इन द एनर्जी रेंज 0 to e। तो ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, अगर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस को वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस सेल से डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ फेज सेल्स मिल जाएंगी, मींस असेसिबल माइक्रोस्टेट्स मिल जाएंगी 0 to e एनर्जी रेंज में, और नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स जो होंगी इन द एनर्जी रेंज 0 to e उसे हम डिनोट करेंगे phi e से, दैट विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस ये है 4/3 पाई v 2me की पावर 3/2, और वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस सेल है हमारे पास h क्यूब, तो यहाँ पर h क्यूब आ गया, और 3 इंटू h क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो phi e की वैल्यू आ गई 4/3 पाई v 2m की पावर 3/2 अलग कर दिया, e की पावर 3/2 अलग कर दिया, और नीचे आ गया 3h क्यूब। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स होंगी इन द एनर्जी रेंज 0 to e वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो e की पावर
2 के प्रोपोर्शनल है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5 इज प्रोपोर्शनल टू e की पावर 3/2। यहाँ से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स होती हैं मींस असेसिबल माइक्रोस्टेट्स होती हैं फ्री पार्टिकल के लिए इन द एनर्जी रेंज 0 to e, वो e की कौन सी पावर पर डिपेंड करती हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपके पास 3/2, या आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं 5e इज प्रोपोर्शनल टू e की पावर n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू जो होगी यहाँ पर 3/2 होगी। ये है हमारे पास नंबर ऑफ फेज सेल्स और असेसिबल माइक्रोस्टेट्स फॉर अ फ्री पार्टिकल इन द रेंज 0 to e। अगर आपको जो एनर्जी रेंज है e to e प्लस de आ जाता है तो उस केस में नंबर ऑफ फेज सेल्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी फ्री पार्टिकल के लिए इस एनर्जी इंटरवल में, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स दैट इज असेसिबल माइक्रोस्टेट्स निकाली थी इन द एनर्जी रेंज 0 to e, जो कि ये निकल के आई थी। अब हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स असेसिबल माइक्रोस्टेट्स इन द एनर्जी रेंज e to e प्लस de। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली इस 5e को पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा e के रिस्पेक्ट में, तो आपको नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स मिल जाएंगे इस एनर्जी इंटरवल में। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कर्ली 5/कर्ली e इज इक्वल टू 5 की वैल्यू पुट करेंगे ये पूरी की पूरी, तो आप लिखेंगे कर्ली e 4/3 h क्यूब पाई v 2m की पावर 3/2 e की पावर 3/2। ये सारे टर्म जो हैं वो कांस्टेंट हैं, इन्हें आप बाहर ले लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव से तो आपको मिलेगा। और एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, जो नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स होती हैं इन द एनर्जी रेंज e to e प्लस de, उसे हम ओमेगा e से डिनोट करते हैं। सो ओमेगा e विल बी इक्वल टू 4πv/3h क्यूब 2m की पावर 3/2 आपने बाहर ले लिया, और e की पावर 3/2 का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे e के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा 3/2 जो है वो आगे आ जाएगा, पावर में से एक माइनस होगा, 3/2 माइनस 1 जो होगा वो होगा हमारे पास e की पावर 1/2 बन जाएगा, और फिर आप e का डेरिवेटिव करेंगे जो कि होगा हमारे पास de। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस 2 से ये 4 काट सकते हैं और इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा 2πv/h क्यूब 2 की पावर 3/2 अलग कर दिया, m की पावर 3/2 अलग कर दिया, और यहाँ पर आएगा e की पावर 1/2 de। तो इस 2 की पावर 3/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2, 1 + 1/2 जो है वो 3/2 ही होता है। इस 2 की पावर 1 + 1/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2। 2 की पावर 1 इज 2, 2 जा हो जाएगा हमारे पास 4, और 2 की पावर 1/2 को हम √2 लिख सकते हैं, पाई भी ऐसे ही रहेगा, h क्यूब ऐसे ही रहेगा, m की पावर 3/2 ऐसे ही रहेगा, e की पावर 1/2 ऐसे ही रहेगा, और साथ में आप de लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स दैट इज असेसिबल माइक्रोस्टेट्स फॉर अ फ्री पार्टिकल इन द एनर्जी इंटरवल e to e प्लस de। तो आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स होती हैं असेसिबल माइक्रोस्टेट्स होती हैं फ्री पार्टिकल के लिए इन द एनर्जी इंटरवल e to e प्लस de, वो e की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल हैं, जबकि 0 to e एनर्जी रेंज में जो नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स थी वो e की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल थी। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि जो नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स होती हैं असेसिबल माइक्रोस्टेट्स होती है फ्री पार्टिकल के लिए e to e प्लस de एनर्जी इंटरवल में e की कौन सी पावर पर डिपेंड करती हैं, तो आप यहाँ पर आंसर होगा आपके पास 1/2। आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि ओमेगा e जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है e की पावर n के, तो n की वैल्यू बताओ क्या होगी। अगर हम एनर्जी इंटरवल e to e प्लस de की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू 1/2 होगी, और अगर हम 0 to e एनर्जी रेंज की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू 3/2 होगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा भी जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।